अक्सर विवादित बयान देकर सियासी विवाद खड़ा करने वाले कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह अब अपने एक ऑडियो को लेकर विवाद में हैं, जिसमें वो आर्टिकल 370 जैसे देश के सबसे संवेदनशील विषय पर विवादित बात कर रहे हैं। अपने विवादित बयानों के लिए आए दिन चर्चा में रहने वाले दिग्विजय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो एक पाकिस्तानी पत्रकार से क्लब हाउस ऐप पर चर्चा के दौरान कथित तौर पर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, जम्मू कश्मीर में लागू धारा 370 पर फिर से पुनर्विचार करेगी। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. मुंबई हमला और पुलवामा हमले के दौरान अपने बयानों से पार्टी को मुसीबत में डालने वाले दिग्विजय सिंह के इस लीक ऑडियो से देश की सियासत में हंगामा मच गया है। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले दिग्विजय के इस ऑडियो पर कांग्रेस पार्टी ने बचाव करने के बजाय उन्हें 6 अगस्त 2019 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जम्मू कश्मीर पर पारित प्रस्ताव की याद दिलाई। जम्मू कश्मीर की स्थिति पर एक रेजोल्यूशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 6 अगस्त 2019 की है। मैं आपको फिर से प्रेषित किए देता हूं, पहले तो आपने देखी ही थी। कांग्रेस का स्टैंड, पार्टी का स्टैंड इस रेजोल्यूशन में है, और मैं तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी यह अपील करूंगा, यह निवेदन करूंगा कि उसी स्टैंड को देखें, सीडब्ल्यूसी की रेजोल्यूशन को देखें। कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने दिग्विजय सिंह का बचाव नहीं किया। ऐसे में सियासी बवाल बढ़ता देख दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके ऑडियो पर सफाई दी। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने कहा कि अनपढ़ लोगों की जमात को शैल और कंसिडर में फर्क शायद समझ नहीं आता है। दिग्विजय सिंह चाहे जितनी सफाई दे, लेकिन धारा 370 पर उनका जो ऑडियो सामने आया है, उससे आने वाले दिनों में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। फिलहाल पार्टी के रुख से ऐसा लगता नहीं है कि शीर्ष नेतृत्व उनके बचाव में उतरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिग्विजय सिंह का विवादित ऑडियो सामने आने के बाद देश में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी दिग्विजय सिंह के साथ साथ कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है और पूछ रही है कि क्या ये कांग्रेस की भी राय है। धारा 370 को लेकर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के ऑडियो को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पाकिस्तान और कांग्रेस के विचार एक जैसे हैं और दिग्विजय देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। साथ ही उन्होंने पूछा कि ये कांग्रेस की राय है या नहीं। राहुल गांधी को देश को बताना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी को दिग्विजय सिंह का सरगना बताया। दिग्विजय सिंह जी उन्हें धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी ओब्लाइज करते हैं और उत्तर देते हैं कि अगर मोदी जी हट जाते हैं सत्ता से, तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित करेगी। आप सोचिए जरा, ये दो चीजें दर्शाता है। एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। कांग्रेस क्या फिर से
370 थोपकर आतंकवाद और अलगाववाद को प्रश्रय देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी? दिग्विजय के इस कथित ऑडियो को सामने लाने वाले बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना बता दिया था। इन्होंने ही 26/11 के हमले को आरएसएस की साजिश बताया था। ऑडियो जनता के सामने है, जनता तय करेगी कि कांग्रेस का चाल चरित्र क्या है। अलगाववाद को बढ़ावा देने का कारण 370 था। जब 370 हटा दिया गया है, तब कांग्रेस का ऐसा कहना कि वो सत्ता में आकर 370 दोबारा लाने की कवायद करेंगे, मुझे लगता है ये कारण ही स्वयं में काफ़ी होना चाहिए कि कांग्रेस और उनके घटक दलों को दिल्ली की सत्ता के आसपास कभी ना आने दिया जाए। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा वो ऑडियो जनता के सामने है। जनता तय करेगी कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। बीजेपी दिग्विजय के बयान पर हमलावर है तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं दिग्विजय सिंह जी का बहुत आभारी हूं। उन्होंने लोगों की भावनाओं को महसूस किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर दोबारा गौर करेगी। This state did not merge. It joined the Union of India on certain terms. And one of the terms was Article 370. And there are two already Supreme Court verdicts on this. दिग्विजय की ऑडियो पर पूरी बीजेपी जिस तरह से हमलावर हुई है, उससे साफ है कि वो इस मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी की घेराबंदी करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में कितनी तेजी आई है, इसका जायजा लेने औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान निर्माण कार्य का जायजा लेने के साथ साथ उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। सतीश महाना के साथ एसीएस अवनीश अवस्थी भी मौजूद थे। मंत्री सतीश महाना ने उम्मीद जताई कि जुलाई के पहले हफ्ते में एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा, जिससे पूर्वांचल के लोगों को काफी फायदा होगा। सतीश महाना ने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा से जुड़े पहलुओं के लिए कई निर्देश भी दिए। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस महीने एंड तक, जून तक हमारा पूरा कैरेज वे चालू हो जाएगा और हम लखनऊ से लेकर आजमगढ़ तक ये पूरी की पूरी सड़क बन जाएगी। उसमें जो थोड़ा बहुत कठिनाई या थोड़े बहुत काम कोविड की वजह से डिले हुए थे, हम उनको भी हर हालत में जुलाई में पूरा, मतलब 10 जुलाई तक उसको पूरा कर लेंगे। मुझे विश्वास है कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये पूर्वांचल के लिए एक लाइफलाइन साबित होगा यहाँ की। मथुरा में बीजेपी की बैठक में संगठन की मजबूती और 2022 चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। संगठन महामंत्री सुनील बंसल की मौजूदगी में करीब 3 घंटे तक मीटिंग चली। इस दौरान कोविड के दौरान संगठन की ओर से किए गए सेवा कार्यों की सराहना की गई। इसके साथ ही चुनाव के मद्देनजर संगठन की मजबूती और जनता के बीच सरकार की योजनाएं पहुंचाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में पदाधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कराने में मदद करने के लिए भी निर्देशित किया गया। बीजेपी ने दावा किया कि 2022 में 2017 से भी ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाई जाएगी। प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय सुनील बंसल जी और सह प्रभारी माननीय संजीव चौरसिया जी बैठक लेने आए थे। तो इसमें आने वाले समय में संगठन की दृष्टि से क्या क्या आगामी हमारी कार्य योजना है, उनके विषय में चर्चा की है और कैसे हम चुनावी बेला में अपने को मजबूत करें, किस तरह से संगठन को और मजबूत करें, उसी संबंध में चर्चा हुई। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की कसरत तेज होने लगी है। इसी कड़ी में मथुरा में बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक की। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। इस दौरान कई विधायकों ने भी सुनील बंसल से मुलाकात की और 2022 के चुनाव के रोड मैप पर चर्चा हुई।
लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बीएसपी सरकार में मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय और सुनील बंसल की मुलाकात रही। काफी देर तक दोनों नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद रामवीर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को और हवा मिली। हालांकि इस मसले पर अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय ने दावा किया है कि सुनील बंसल ने उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आशीर्वाद दिया है। पार्टी की मीटिंग थी तो हम आए थे यहाँ पर और बंसल जी से मिले और काफ़ी चर्चाएं हुई सब विषयों को लेकर के, और उन्हें आश्वस्त किया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का आशीर्वाद हमें दे रहे हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं। सीमा उपाध्याय के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने भी तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अगुवाई में लखनऊ में पार्टी की अहम बैठक हुई। पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ हुई बैठक में मायावती ने 2022 के रोड मैप पर चर्चा की और तमाम पदाधिकारियों से जनता के बीच जाकर लगातार काम करते रहने को कहा। मायावती ने साफ किया कि बीएसपी हमेशा समाज के हर तबके के कल्याण की बात करती रही है, लिहाजा इस बार भी उसी नीति के साथ आगे बढ़ना है। मायावती ने ये भी कहा कि पार्टी को अपने कैडर पर भरोसा रखना चाहिए, न कि ऐसे नेताओं पर जो अपने हित साधने के लिए पाला बदलते रहते हैं। इसके अलावा मायावती ने आने वाले दिनों में बैठकें जारी रखने का निर्देश भी दिया ताकि जमीनी स्तर पर कैडर की मजबूती के लिए काम किया जा सके। बीएसपी अध्यक्ष ने दावा किया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। बीएसपी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के नए समीकरणों की संभावनाएं तलाश रही है। यही वजह है कि मायावती ने यूपी से बाहर पंजाब में एक नया साथी तलाश लिया है। पंजाब में बीएसपी ने बीजेपी से नाता तोड़ चुके अकाली दल से हाथ मिलाया है। राज्य में अकाली दल 97 और बीएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साल के बाद आपस में मिल रहे हैं, तो जैसा कि अभी सुखबीर जी ने कहा कि ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है और ये गठबंधन हमारा हमेशा चलता रहे। इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट के जरिए बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन एक नई राजनीतिक और सामाजिक पहल है, जो निश्चय ही यहाँ राज्य में जनता के बहुप्रतीक्षित विकास, प्रगति, खुशहाली के नए युग की शुरुआत करेगा। इस ऐतिहासिक कदम के लिए लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और अब बात करते हैं मिशन संजीवनी की। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं कि आज संजीवनी गाड़ी किन किन इलाकों का दौरा कर रही है।